नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मनभेद जीते तो सब जीते या मनभेद साधे तो सब साधे। एक साधे सब सधे, मनभेद साधे सब सधे। मनभेद एक इतनी भयानक प्रवृत्ति है कि जिसकी कोख से न जाने कितने भीषण महासमर जो हैं उनकी गाथाएं निकली। बार बार इसी मंच पर हम ये बात आपसे कहते हैं कि चाहे महाभारत हो, क्योंकि अपमान अगर ग्रंथि बनकर मन में घर कर गया तो वो फिर विध्वंस की तरफ ही ले जाता है। और ये गाथा तब और महाभयंकर हो जाती है जब अपमान का शिकार व्यक्ति, जो किसी राजनीतिक दल में भी हो, अगर उसको ऐसा लगता है कि उसका अपमान हो गया है तो फिर वो ये भी नीति अनीति नहीं सोचता है और अपने ही संगठन को छिपकर प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने से कोई गुरेज नहीं करता है। देश के लगभग सभी राजनीतिक दलों में हमने ये चीज़ें देखी हैं। हालांकि सियासत है, इसका एक पहलू जहां विध्वंस और बगावत है, तो फिर हम देखते हैं कि जहाज के पंछी की तरह वो लोग जिन्होंने अपनी ही पार्टी को निशाना बनाया वो बाद में लौटे भी हैं। और कई ऐसे उदाहरण हैं कि बिल्कुल लौटे नहीं हैं और दूसरी पार्टियों में जाकर और ज़्यादा उन्होंने प्रसिद्धि और ज़्यादा मकाम हासिल किया है। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की अगर हम बात करें तो दोनों जगह मनभेद का ये जो मामला है ये बड़ा गहरा है। ताज़ा मामला पूर्व नेता प्रतिपक्ष सीनियर लीडर अजय सिंह जी का है, जिन्होंने इशारों में 2 दिन पहले हुई मीटिंग में विरोध की उस कहानी को बयां कर दिया है, जिसकी चर्चा बहुत हुई थी लेकिन उसका जिक्र शायद उतना नहीं हो पाया। कमलनाथ जी ने एक अनौपचारिक बैठक बुलाई उपचुनावों को लेकर, ऐसा माना जाता है, और उस बैठक में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी की उम्मीदवारी का खुलकर विरोध कथित रूप से अजय सिंह जी और डॉक्टर गोविंद सिंह जी की तरफ से किया गया, ऐसी खबरें निकल कर सामने आई। अब ये दोनों ही प्रवृत्तियां, जयभान सिंह पवैया जी जब आए बीजेपी कार्यालय तो मुट्ठियां उनकी भी भिंची थीं और चेहरे पर थोड़ा तनाव भी था। दीपक जोशी जिस तरह से आए और जिस तरह से गए वो ये बता रहा था कि मन में बहुत गहरी पीड़ा भी है, ठेस भी है और कहीं अपमान का भाव भी है। आज इसी अहम मसले पर एक बार हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ हमारे राजनीतिक मित्रों की कथनी क्या है, आइए ये देख लेते हैं। माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी ने ये कहा था कि भाई जो अभी चुनाव पिछले बार 2018 में जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट में चुनाव लड़े थे उनको टिकट न दिया जाए, पार्टी में काम करने का अवसर दिया जाए। अब उसको बढ़ा चढ़ा के किसी ने खबर दी और प्रचार की। ऐसे लोग जो इस प्रकार की खबरें फैलाते हैं वो पार्टी के शुभचिंतक नहीं हो सकते। कई भाजपा के नेता कांग्रेस में आए हैं और कई कांग्रेस के नेता भाजपा में गए हैं। होता है, मतभेद हो जाता है, किसी को कोई बात पसंद नहीं आती, किसी का कांग्रेस में कांग्रेस के नेता को दूसरा व्यक्ति काम करता हुआ ठीक नहीं लगता। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक लाइन खींची हुई है, आपकी लाइन छोटी है, सामने वाले की लाइन मिटा के आपकी लाइन बड़ी करो। इससे अच्छा है कि जो लाइन सामने वाले ने खींची है उससे बड़ी लाइन आप खींच के बताओ। अजय सिंह जी की बेचारे की अपनी पीड़ा है और कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। बड़े नेता हैं, वो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे मित्र हैं। बड़ी दिलचस्प बात कह गए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं और हमारे मित्र हैं। क्या अर्थ निकालें सर इसका? अभी तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से ही समझना पड़ेगा, जब उनसे चर्चा होगी तो ज़रूर जानेंगे कि हमारे मित्र भी हैं, इसका कितना अर्थ निकालें। बहरहाल जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं बीजेपी के युवा विधायक केपी त्रिपाठी जी, जो बहुत ही सरल, मुखर और खुलकर अपनी बात कहने के लिए पहचाने जाते हैं। प्रवाहमयी भाषा के धनी हैं। प्रयाग से लगता है विंध्य का वो क्षेत्र, तो प्रयाग की भाषा का, प्रयागराज की भाषा का असर उनके व्यक्तित्व और उनकी वाणी पर भी है। बहुत धन्यवाद। लखन घनघोरिया जी हैं संस्कार धानी से हमारे साथ, जबलपुर से। ये भी विचारवान नेता हैं और उस मूवमेंट की नुमाइंदगी करते रहे हैं जो कभी बहुत ही सत्ता के
इस्टेब्लिशमेंट की तथाकथित कुरीतियों के खिलाफ बहुत ताकत से सामने आता रहा है। छात्र नेता के तौर पर इनकी कोई सानी नहीं रही है और कई पुस्तकों के लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, विचारक, विश्लेषक शिवन राग पटेरिया जी हमारे साथ हैं। उनका भी बहुत स्वागत मैं करता हूं और बड़ा सुंदर सा हेडफोन लगाकर वो हमारे साथ जुड़े हैं। पहली प्रतिक्रिया मैं पटेरिया साहब की लेकर इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। पटेल साहब, अजय सिंह जी के ट्वीट के मायने और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ये कहना कि बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, हमारे मित्र भी हैं, दोनों को जरा अर्थ डिकोड करिए जरा। सरस जी, नरोत्तम जी ने जो कहा वो ब्याज स्तुति की तरह है, वो तारीफ कम है और उसमें दूसरी चीजें बहुत ज्यादा हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है जो आज के हालात हैं उसमें कई बार बहुत रिलेटिव चीजें होने लगी हैं। जब आपके साथ हो तो आपके पैर चरण हो जाते हैं और दूसरे के पैर खोर हो जाते हैं। कांग्रेस ये क्यों भूल जाती है कि उसने भी दूसरे दलों के लोगों को अपने यहाँ टिकट दिए थे। विंध्य में बसपा की 2 महिला नेत्रियां थी जिन्हें वहां पे बसपा से विधायक रही और या उन्होंने चुनाव लड़ी। एक है विद्यावती पटेल और दूसरा बबीता साकेत। उनको कांग्रेस ने टिकट दे दिया था। तो कांग्रेस के क्या कार्यकर्ताओं के दिल में दर्द पैदा नहीं हुआ होगा, निश्चित हुआ होगा। राजनीति की यही है, जब आपके ऊपर बीतती है तो आप उसको मुद्दा बनाते हैं, लेकिन जब कार्यकर्ता पर बीतती है तो उसकी कोई बात नहीं करता है। ये कांग्रेस की ही नहीं, सारी राजनीतिक दलों की बड़ी दिक्कतें हैं और मुझे लगता है इन दिक्कतों पर भाजपा को और कांग्रेस को हमेशा सोचना चाहिए कि जो आपका कार्यकर्ता झंडा लगा रहा था, बैनर लगा रहा था, दरी बिछा रहा था, वो सारे दलों में होता है, क्या वो वही खड़ा रहेगा और उसके ऊपर आयतित लोगों को बैठाया जाता रहेगा? तो मुझे लगता है एक सवाल है, इस सवाल का जवाब सारे राजनीतिक दलों को तलाशना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा और बशीर बद्र साहब का बड़ा मौजूद शेर है इस पर कि, और कई बार हम देखते हैं कि पार्टी में, किसी भी पार्टी में, बीजेपी कांग्रेस में उपेक्षा की तरफ गए ऐसे नेताओं के लिए वो शेर बड़ा मौजूद है। कोई हाथ भी न बढ़ाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाजों का शहर है ज़रा फासले से मिला करो। ये नियति है, जब आप अकेले होते हैं, जब आप शक्तिहीन होते प्रतीत होते हैं तो आपका साया भी आपका साथ छोड़ देता है। घनघोरिया साहब, कुछ दार्शनिक टिप्पणी है तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपकी पार्टी में ये कहा गया कि कई ऐसे नेता थे जो बुरे वक्त से गुजर रहे थे और उनका साया तो ठीक है, उसने साथ छोड़ा कि नहीं छोड़ा, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका साथ जरूर छोड़ दिया, ऐसी धारणा है। क्या कहेंगे आप? और अजय सिंह जी के ट्वीट पर भी आपकी टिप्पणी चाहिए। जी सर। शरद भाई जी, आपने स्वयं अभी उद्गार गोविंद सिंह जी के सुनाए, जी, आपने उद्गार सज्जन सिंह वर्मा जी के सुनाए जी, और उसी पे टिप्पणी आपने जी, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी की सुनाई। जी, बहुत स्पष्ट रूप में गोविंद सिंह जी ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात हुई थी और उसको कितना बड़ा चढ़ा के कहाँ बोला गया वो उन्होंने बताया अपने उद्गार में, और वैसी स्थिति बहुत अच्छे से बताई माननीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने। जी, राहुल भैया हम लोगों के वरिष्ठ नेता हैं और विंध्य के कद्दावर नेता हैं और इसमें कोई दो मत नहीं कि उनका एक अलग व्यक्तित्व है, अलग संघर्ष है जी, और एक बहुत बड़ा नाम है विंध्य की राजनीति में। राजनीति में कब किसके साथ क्या हो ये मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है कि किसका संघर्ष कितना रहा है। जी, अजय भैया का की अपनी बात अपनी जगह अलग है। कम से कम कांग्रेस में ये तो है कि पार्टी के का जो आंतरिक लोकतंत्र है वो तो जिंदा है कि हम अपनी बात कह सकते हैं। जी, हम बता सकते हैं कि हमको कौन सी चीज़ भली लग रही, कौन सी बुरी लग रही है ना। अब यहाँ तो ये स्थिति होती है, हम कांग्रेस का तो देख रहे हैं, अभी आपके हर चैनल ने दिखाया, दीपक जोशी जी ने जो कहा तुरंत उनको संगठन के उसमें बुला के फिर बाद में स्वर बदले, तो ये एक तरीके से लोगों की आवाज़ को दबाना कहलाया। जी, उसी प्रकार से आप देखें, अकेले दीपक जोशी जी नहीं जी, अकेले आप देखें तो जयभान सिंह पवैया, सबकी बॉडी लैंग्वेज अलग बता रही। आपके इसी डिस्कशन में हमने कुछ दिन पहले देखा है आदरणीय हमारे बड़े भाई गोपाल भार्गव जी को, वो भी कह रहे थे कि हमको कौन से डिस्कशन में शामिल किया गया नहीं किया गया,
उनकी पीड़ा अलग दिख रही थी। चलिए ये जी बहुत सी सारी चीजें हैं। जी। अभी माननीय पटेरिया जी कह रहे थे जी कि बबीता साकेत जी और विद्यावती पटेल जी के मामले में, तो एक चीज बिंद की यदि धरती पे देखा जाए जी तो जितने लोग बीएसपी से कांग्रेस में नहीं आए हैं, बल्कि कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, और ज्यादातर बिंद में जितने विधायक बने हैं आप उनमें से अधिकतर देख लेंगे, अधिकतर वो कांग्रेस के परिवेश से गए हुए हैं। चलिए मैं लौटूंगा आपकी तरफ। विंध्य इस से चीज को भी विंध्य से पटेरिया युवा जी नेता हैं हमारे को साथ, उनकी समझना टिप्पणी पड़ेगी। लखन जी मैं ले लेता हूं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। लखन जी ने भी बड़ी संजीदगी से बात की है और उसमें सत्यांश काफ़ी है। आपके यहाँ आज ही हमारी बात हुई प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब से, जो ग्वालियर से चुनाव लड़ेंगे। तो जब हमने उनसे पूछा कि जयभान सिंह पवैया जी से आपकी बात हुई, तो उन्होंने कहा, जो बात उन्होंने बड़ी विनम्रता से कही, उसके कई अर्थ हैं। उन्होंने कहा कि मेरी दूरभाष पर उनसे चर्चा हुई है, मुलाकात नहीं हुई है, जब वो समय दे देंगे तो मैं ज़रूर जाकर उनसे मिलूंगा और उनका आशीर्वाद लूँगा। ये बात कई तरफ इशारा करती है। त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? जहाँ तक ये जो मुद्दा है आज का, अजय सिंह जी ने जो पार्टी की बैठक में कहा है, जी गोविंद सिंह जी के बयान से ये पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से उस बात को स्वीकार करते हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी ने जिस प्रकार से बताया कि बिंद के नेता, कद्दावर नेता हमारे लखन जी घनघोरिया जी ने कहा है अजय सिंह जी को, मैं चाहता हूं कि वो इसमें सुधार कर लें। और अजय सिंह जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, हमारे विंध्य से आते हैं, तो विंध्य ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश को लीड करते हैं। और जब वो कोई बात करते हैं तो मैंने पूरे मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति को प्रभावित कर दी। पहले नरोत्तम जी तारीफ कर रहे हैं, अब आप कर रहे हैं। सर कोई मैं नहीं कर रहा, कोई अर्थ निकाल रहे हैं, कुछ नहीं है सर, कुछ इसको नहीं। पूरा हो जाए जी। तो जैसे गोविंद सिंह जी ने कहा है कि 2018 के जो टिकटार्थी हैं जी उनको टिकट नहीं दी जाए। जी हमारे शिव अनुराग पटेरिया जी ने ही इसको उनको, क्योंकि अजय सिंह जी ने ही हमारे उनको बबीता साकेत और कहां से लाकर और तत्काल उनको 15 दिन में कांग्रेस ज्वाइन करा के उनको कांग्रेस की टिकट दिलाई थी। इसलिए जहां तक सवाल है कि जो लाइन है, पार्टी लाइन को तय करना है, सवाल अब कांग्रेस में ये जो बातचीत बयान है उससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि पूरी तरह से मतभेद मनभेद में बदल चुका है। जी कांग्रेस की यही रीति नीति रही है। जी भारतीय जनता पार्टी में जहां तक लखन घनघोरिया जी भाई साहब बोल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में मतभेद ही रहता है। लोकतंत्र के रूप में अपनी बात लोग करते हैं और वो उस बात को एक मंच पे बैठ के हल कर लिया जाता है। जी लेकिन कांग्रेस पार्टी में मतभेद मनभेद में बदलता है और फिर जो आप सारी जिस तरीके से कह रहे थे, परिणाम स्वरूप वो होता है। जैसे कि पहले भी मनभेद के रूप में कांग्रेस अपनी सरकार मध्य प्रदेश के अंदर गंवा चुकी है और वहाँ अहम जो है इतना आड़े आ जाता है एक दूसरे के बीच में कि संवादहीनता उनके बीच में उत्पन्न हो जाती है और वही परिस्थिति आ रही है। आज कांग्रेस पार्टी फिर से मनभेद की चरम सीमा की ओर अग्रसर है और निश्चित रूप से, जैसा मैं पहले कई बार आपके चैनल में बोल चुका हूं, आने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जोरदार तरीके से 18 से 20 सीटें जीतकर आपके इसी चैनल में हम आगे डिबेट करेंगे, वापस आएगी। अभी हमारी जिस तरह से लीड है, हम अपनी सरकार को और मजबूत करेंगे। पटेल साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात हमारे युवा भारतीय जनता पार्टी के विधायक त्रिपाठी साहब ने की है कि कांग्रेस में मतभेद है, मनभेद है तो है, हमारे यहाँ सिर्फ मतभेद है। एक बड़ी चर्चित फिल्म थी, उस फिल्म का एक संवाद था, पात्र को जाने दीजिए कि फला तुम्हें जीने नहीं देगा, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। ये शायद बीजेपी का मतभेद है और कांग्रेस का मतभेद 1857 का खुला फर्रुखाबादी विद्रोह है। सहमत हैं आप? देखिए, दोनों दलों की बनावट पे हमें एक मिनट बात करना पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में अगर आपने ज्यादा मतभेद और मनभेद किए तो बाहर के रास्ते आपके लिए खुले बहुत साफ तरीके से दिखाई देते हैं। और कांग्रेस में तो खुला खेल फर्रुखाबादी है। जो ताकत है, कहते हैं ना, हम यहाँ के सिकंदर, तो जो यहाँ जहाँ का सिकंदर है, कोई बिंद का सिकंदर है, कोई मालवा का सिकंदर है और कोई छिंदवाड़ा का सिकंदर है, बादशाह हमारे बादशाह हैं। तो भाजपा और कांग्रेस की बनावट में बड़ा फर्क है। वह भाजपा
कैडर पे चलती है, संघ पे चलती है। एक बार निर्देश हो गया, आपको मानना पड़ेगा, आपकी पीढ़ियां भी उससे इनकार नहीं करेगी तो तिरोहित हो जाएंगी। कांग्रेस में बगावत होती है, डंके की चोट पे होती है, और सारी चीजें हैं। चलो बहुत पहले हम आपको लेके चलते हैं, जब 1978 के आसपास की बात है। अर्जुन सिंह जी ने कहा था कांग्रेस के साथ वो तब रहेंगे जब उनको मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। ये बहुत पुरानी बात है। तो हर व्यक्ति कांग्रेस में अपनी अपनी बार्गेन करता है, और भाजपा में बार्गेन होती है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। संघ और संगठन के निर्देश के बाद सारी चीजें जहां की तहां तिरोहित हो जाती है। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। घनघोरिया साहब, कहा जाता है चाहे जय हो चाहे पराजय हो, जीवन में हो, संगठन में हो, युद्ध में हो, आत्मविश्लेषण के मोड पर ज़रूर जाना चाहिए। अब मैं समझता हूँ, बिल्कुल ठीक बात है ये। कांग्रेस और उसके रणनीतिकार आत्मनिरीक्षण उन्होंने ज़रूर किया होगा कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलती हुई हमसे, जो सब कुछ बेहतर दिख रहा था और वो किसी ने पैरों के नीचे से चादर ही वो जाजम ही खींच ली, वो गिर पड़े, हम सरकार गिर गई। अभी मैं सुन रहा था सज्जन सिंह जी को, तो मुझे लग रहा था बड़ी दार्शनिक टिप्पणी है उनकी। शायद ये सीखा हो कांग्रेस ने अंदर की बैठकों की बात। क्या सीखा है सर? अगर आप कुछ हमें, मैं नहीं कहता कि अंदर की जो खुली बातें हैं वो आप कह दें, लेकिन कुछ तो सीखा होगा कांग्रेस ने। शरद भाई, ये आत्म अवलोकन, आत्मचिंतन सबके लिए। बिल्कुल ठीक। अभी पटेरिया जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस में हर जगह अपने अपने क्षेत्र के छत्रप हैं। अब आप ये देखेंगे अभी कुछ दिन में कि चंबल का छत्रप कौन होगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे कि नरेंद्र सिंह तोमर जी होंगे कि हमारे बड़े भाई नरोत्तम मिश्रा जी होंगे? अभी तो ये आने वाले समय पर आप देखेंगे जी। अभी ये सारी चीजें आपको सामने आएगी। जहां तक सवाल आता है अपनी मातृ संस्था के साथ किसका कितना समर्पण है, कितनी वैचारिक जी प्रतिद्वंदिता है। हम कांग्रेस में हैं तो किसी के कहने पे नहीं है। हमको कांग्रेस के सिद्धांत अच्छे लगते हैं तो हम कांग्रेस में हैं। हम आत्मसम्मान, स्वाभिमान, ये सारी बातें बाद में करते हैं। पहले तो हम एक विचारधारा को स्वीकार करते हैं। पहले हम एक विचारधारा को स्वीकार करते हैं, उस विचारधारा के हिमायती बनते हैं, तब जाके हम उस पार्टी में अपना स्थान बनाते हैं जी। अभी जैसा पटेरिया जी कह रहे थे कि आपको विंध्य में दूसरे विधायक अजय सिंह जी ने क्या किया, किसको लाके टिकट दी, किसको नहीं दी। अभी तो ज्वलंत उदाहरण है आपके सामने कि आप जो 22 लोग कांग्रेस छोड़ के गए हैं उनको टिकट देंगे तो कैसा मूल्यांकन करेंगे आप? तब क्या सोच के, क्या समझ के करेंगे आप? कहीं ना कहीं सौदेबाजी तो है आपकी। चलिए जी, तब तो विचारधारा को आपने दरकिनार रख दिया। वक्त कम है, मैं त्रिपाठी जी की टिप्पणी जरूर लेना चाहूंगा। आपने भी काफी महत्वपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी है। त्रिपाठी साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए विनम्रता से। मेरा प्रश्न ये है कि कई बार कहा जाता है कि किसी भी भवन को जो बहुत चमक दमक रहा हो, उसका बाह्य आवरण जो है उसका मेंटेनेंस तो अच्छा है, लेकिन भीतर का जो मेंटेनेंस होता है कि कहाँ दरारें हैं, बहुत मजबूती से उनको ठीक किया गया है। बीजेपी के लिए बाहर सब कुछ बहुत चमकता दमकता नजर आता है, लेकिन अंदर कुशाभाऊ ठाकरे रूपी कुशल चिकित्सकों की कमी है। इससे बीजेपी के नेता भी ढके छुपे शब्दों में इसको स्वीकार करते हैं कि हाँ, उस तरह के निष्णात चिकित्सक अब बीजेपी के पास नहीं है। आपका अनुशासन बड़ा मजबूत है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि ये बाहर से चमकती हुई इमारत की तरह तो नहीं है। जी, कांग्रेस और भाजपा को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको अटल जी की ही दो कविताओं की 2 पंक्तियां बोल के, एक में कांग्रेस को समझाऊंगा, एक में भाजपा को। जी। कांग्रेस को यदि समझना है जी। तो बिखरा शीशे सा शहर लगी किसकी नजर की, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। आज ये कांग्रेस की स्थिति बन चुकी है जी। लगी किसकी नज़र, जो ये लाइन है, लगी है गरीबों की नज़र, लगी है किसानों की नज़र, लगी है युवाओं की नज़र। जो इन्होंने धोखे दिए हैं, वादे किए हैं और उनको पूरा नहीं किया, उनकी नज़र लगी है और इनका जो शहर है वो पूरी तरह से बिखर चुका है। और भारतीय जनता पार्टी को यदि समझना है तो टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर,
पत्थर की छाती में उगाए नव अंकुर, झड़े सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में भी अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जो संरचना है इन मूल भावों के साथ है, और कांग्रेस की जो संरचना है वो मैं पहले बता चुका हूँ उन बातों के साथ है। इसलिए जब हमारे मूल स्वभाव में ही सारी चीज़ें पहले से ही विद्यमान हैं, मानते हैं हम कि कुशाभाऊ ठाकरे जी रहे और हैं, वो हम लोगों के लिए सर्वमान्य हैं आज भी। हम लोग अपने जो नेताओं से जो कुशाभाऊ ठाकरे तो दूसरा नहीं बन सकता, लेकिन जो भी उनकी बेहतरीन चीज़ें हैं, यदि हमारे वो आदर्श हैं, हमारा एक एक नेता, हमारा एक एक कार्यकर्ता उन आदर्शों को छूने का प्रतिदिन प्रयत्न करता है अपने आचरण, व्यवहार और कृत्य से। इसलिए कांग्रेस को मैं पुनः बार बार बोल रहा हूं कि हम लोग आगे आने वाली 24 में से 18 से 20 सीटें जीतने जा रहे हैं, और इस मंच में मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार बोलता हूं, बैठेंगे और दोनों के दावों की पुष्टि होगी। लखन जी बहुत बहुत जल्दी कह दीजिए, बहुत जल्दी, 15 सेकंड में अपनी बात। जी 15 सेकंड में सर, 15 सेकंड। जी केपी त्रिपाठी जी को सुन रहा था। केपी त्रिपाठी जी संरचना बता रहे थे, ये 22 लोगों को किस संरचना में समाहित करेंगे? ये युवाओं, गरीबों, किसानों के साथ कांग्रेस ने जो छल किया है, इन 22 लोगों ने उस छल के विरुद्ध त्याग किया है, पद त्याग किया है। लखन भाई साहब, मजदूर कहता निकल रहा है, मजदूर पूरे देश में आज पूरे देश में मजदूरों की स्थिति क्या हो रही है? कोरोना के नाम पे आप नाकाम हुए हैं, और ये हालात पूरे देश के बद से बदतर बनाने फिर हम इस बहस का अगला हिस्सा इस पर हम बात करेंगे। लखन जी बहुत धन्यवाद, केपी त्रिपाठी जी बहुत धन्यवाद, शिव अनुराग पटेरिया जी आपका बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा विषयांतर जरूर कर रहा हूं मैं, लेकिन आज इस मंच पर कविताएं भी हमने सुनी, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में सुनी। लखन जी की भी हिंदी बहुत अच्छी है, और पटेरिया साहब तो फिर भाषा की प्रवाहमयी भाषा के धनी हैं। अच्छा लगा जब हिंदी गमकती है किसी मंच से, चमकती है किसी मंच से, दमकती है किसी मंच से, झमकती है किसी मंच से, तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा भी लगा कि 70 और 80 का कोई मंच है जहां बिना किसी कटुता के साहित्यिक परिप्रेक्ष्यों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश है। बहरहाल ये तो स्वप्न दृष्टा टाइप की बात हो गई। अब फिर जमीन पर आइए, राजनीति के यथार्थ को समझिए। चुनौती दोनों पार्टियों के लिए गहरी है। बीजेपी का अनुशासन कवच मजबूत है, कांग्रेस का बिखरा बिखरा है। यही बिखराहट सत्ता से उसके जाने का कारण भी बनी है। लेकिन संभलिए, समझिए, एकजुट होइए और आगे बढ़िए, और पक्ष और विपक्ष होने की सार्थकता को साबित करिए। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।